हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज एमसीक्यू का जो हमारा सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सवाल को आप देखेंगे तो मैच द कॉलम का सिंपल सवाल है। इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैंने आपसे बहुत बार चर्चा भी की है कि मैच द कॉलम पे सवाल पूछ लेती है। जब हमने अपने एनसीईआरटीज के डिस्कशन किए थे, आपको याद आ रहा होगा, तब मैंने मैच द कॉलम वाली बात बताई थी कि इस तरीके से सवाल बनते हैं और वही सवाल सबसे पहले सामने है। फाइन के बारे में बताया गया है, फाइन हो गया, हुनसंग हो गया, आइसिन हो गया, इस तरीके से बहुत सारे लोग, अगर मैं नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो बुरा ना माने, मतलब अगर कोई चाइना से देख रहा है तो बात अलग है। तो ये जो फाइन की बात हम कर रहे हैं, इन्होंने और भी जो दो लोग और मैंने बताए, हुनसंग और आइसिंग, इन तीनों ने बुद्धा के बारे में जानने का प्रयास किया। बुद्धा के जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। ये बुद्धिस्ट कंट्रीज में जाएंगे जहां बुद्धा का जन्म हुआ और इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वहां जाएंगे और किताबें वगैरह लिखते हैं। नालंदा वगैरह में भी रहे हैं, वो हमने एंशिएंट में कवर किया है। प्लानी की बात करें, प्लानी जो है ये ग्रीक राइटर हैं। इनके साथ में एक और ग्रीक राइटर है, उनका नाम है टॉलेमी। इन दोनों को भी बहुत जाना जाता है। टॉलेमी ज्योग्राफी में लिखते थे और प्लानी हिस्ट्री के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो जब बात करी जा रही है ज्योग्राफी और इंडिया, तो यहां पे प्लानी की जगह टॉलेमी होना चाहिए। तीसरे पे है मेगास्थनीज। ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई साहब, 7वीं क्लास से याद हो गया होगा कि मेगास्थनीज इंडिका गाड़ी चलाता था, टाटा की। मैंने तो ऐसे ही याद रखा था, आपका भी जहां तक ऐसे ही याद रखा होगा। ये मेगास्थनीज टाटा की इंडिका चलाता था, याद रखना। बात आती हरिश्चंद्र की। अब ये जो हर्षचरिता है, ये हर्षचरिता कालिदास ने नहीं, बाणभट्ट ने लिखी है। अब इसमें दिक्कत यह आती है कि हो सकता है ये याद ना हो, क्योंकि कालिदास ने बहुत सी अलग अलग किताबें लिखी हैं और मैच ना हो। लेकिन ये तीन में से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर, फाइन के बारे में पता होगा, मेगास्थनीज के बारे में पता होगा। अगर आपको मेगास्थनीज और फाइन के बारे में पता है तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। और यहां पर देख लीजिए 1 और 3 कहां पर है। 1 और 3 ए पे है, ए फॉर एप्पल पे, और यहां से आपको अपना जवाब समझ में आ गया। आपका जवाब होने वाला है ए फॉर एप्पल, जो कि स्पष्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में बात करी जा रही है एपिग्राफी की। अब एपिग्राफी क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। फिर न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है, ये चीज अभी करंट अफेयर में आई थी। गवर्नमेंट इस तरीके का कॉइन कलेक्शन के बारे में और कॉइन का एक म्यूजियम बना रही है। तो ये न्यूमिस्मैटिक्स जो है ना, ये करंट अफेयर में आया था। एक बात यहां पे मैं बता दूं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, कोई भी अंग्रेजी का शब्द जो फंसता है, जिसका मतलब आपको नहीं पता, जिसके मायने आपको नहीं पता, तो फटाफट अपना मोबाइल निकाले और उस पर व्हाट्सअप नहीं, डिक्शनरी खोल लें और डिक्शनरी से इस चीज का मतलब समझ लें। न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है ये सिक्कों की संग्रह करना, सिक्कों के बारे में जानकारी लेना। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। सवाल पढ़े क्या है, इनकरेक्ट निकालना है, गलत क्या है इसके बारे में जानकारी लेनी है। तीसरी में पैलियोग्राफी के बारे में दिया है। पैलियोग्राफी क्या होता है इसके बारे में जाने। तो पहले मैं बता दूं, एपिग्राफी में बात करी जाती है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो एनग्रेविंग करी है, पत्थर पे इंस्क्रिप्शंस हैं या फिर ताम्र पत्र पे इंस्क्रिप्शन है, उनकी स्टडी को कहेंगे एपिग्राफी। लेकिन यहां स्क्रिप्ट दिया है तो यह गलत हो जाता है। पैलियोग्राफी का मतलब होता है स्क्रिप्ट की, जो स्क्रिप्ट है उसकी स्टडी करना। तो यहां पर देखा जाए 1 और 3 में एक्सचेंज कर दिया है स्टेटमेंट्स को, यह चीज हमें देखने मिल रही है। और इनकरेक्ट पूछा है तो पहला और तीसरा हमारा जवाब बन जाएगा। मैंने पिछले सेक्शन में भी बात करी थी कि भाई साहब सवाल पढ़ें तो इनकरेक्ट जो है और करेक्ट जो पूछा है उसको पहले गोला मार दें ताकि गलती ना हो। तो यहां पर हमारा अगला सवाल पे बात करें। बड़ा आसान सवाल है, 6वीं क्लास एनसीईआरटी याद करिए। 6वीं क्लास एनसीईआरटी की जब चर्चा की हमने, उसमें हमने इस तरीके के सवाल करें। अब ये चिरांद जो है, ये बिहार से है, ये बच्चा जानता है। और यहां पर क्या देखना है हमें, मैच द कॉलम करना है। सीधा सीधा फंडा समझ जाओ कि चिरांद जो है बिहार से है, वो आपको पता होगा। सामान्य जीवन में हम जो अपनी बोली है, भाषा है, उस तरीके से आपने ये चीज पढ़ी होगी। इनाम गांव मैंने पढ़ा है, ये महाराष्ट्र में है। इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके बताई है। पहले नंबर तो 1 से C कहां पे मैच हो रहा है। 1 से C यहां पे है, 1 से C यहां पे और कहीं है। 1 से C नहीं है, ये दोनों पे नहीं है, खत्म करो। चाहिए क्या है आपको, यहां पर आपको मैच करना है, सही जो मैच है उसको निकालना है। तो ये दोनों खत्म हो गए, 50% पॉसिबिलिटी पे पहुंच गए। अब एक और बात, जब कभी भी किसी सवाल में आप 50% प्रोबेबिलिटी पे आ जाएं कि या तो ए होगा या बी होगा, देन यू हैव टू टेक अ शॉट। तब आपको उसको लगाना ही है, क्योंकि आप 50% तक आ गए हैं। आपने 4 में से 2 बचे हैं, 2 को एलिमिनेट कर दिया है। यहां पे आप सिचुएशन में है एक गेस वर्क के, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के। अब यहां पे 1 पे C आ गया। मैं आपसे बात कर रहा था इनाम गांव महाराष्ट्र में, मतलब 3 पे D देखें। 3 पे D कहां आ रहा है, यहां पर आ गया। आपका आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। इसके अलावा गुफ्तराल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये हमने 6वीं की एनसीईआरटी में डिस्कस किया। अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको याद होगा।
तो यहां पर हम आ गए, हमारा आंसर हो जाता है ए फॉर एप्पल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बात करी जा रही है चोलिस्तान के बारे में। अभी चोलिस्तान कौन सी चीज है, ये पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आती है तो आती है, नहीं आती तो फिर सवाल छोड़ना है हमें। चोलिस्तान की चर्चा करें तो इसमें देखिए आप, ये इसका जवाब है। ये जो डेजर्ट का एरिया है पाकिस्तान की बॉर्डर और थार डेजर्ट का, उस इलाके को चोलिस्तान कहा जाता था इंडस वैली के समय पे। ये भी मैप में दिया है और ये मैप से ही उठा के सवाल पूछा गया है। चाहे आप इस सवाल की बात करें या इससे पहले के सवाल की बात करें, ये मैप बेस्ड आपके सवाल है। तो यहां पर आपका आंसर है सी फॉर कैट। चलें अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बात करी जा रही है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जो हड़प्पन कल्चर है आपका, वो अर्लियर और मैच्योर होने में दोनों में क्या फर्क आया। अब देखिए, ये चीज हमने पढ़ी है, अगर आपको याद हो 10वीं की किताब में भी बात करी गई थोड़ी बहुत इसके बारे में। 10वीं नहीं, मेरे साथ 6वीं में बात करी गई, सॉरी। फिर हमने 12वीं में भी इस चीज के बारे में चर्चा की है। 6वीं और 12वीं दोनों में हमने इस चीज के बारे में काफी गहराई से चर्चा की है। अब यहां पे बात करी जा रही पहली स्टेटमेंट में कि ये क्या कर रहे हैं ना, ये नए एरियाज को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, पुराने एरिया में नई बिल्डिंग बना दे रहे हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि हम खुद जानते हैं ये जो है ये मूव करते हैं। किस तरफ मूव कर रहे हैं, ईस्टवर्ड मूव करती हैं। और आप देखते हैं उत्तर प्रदेश और भी नई नई साइट्स में आपको जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके अवशेष मिलते हैं आज के समय। पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई। दूसरी में कहा जा रहा है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी जो होती थी वो हड़प्पन कल्चर में आ गई थी जब वो मैच्योर हुई थी तब। सबसिस्टेंस मतलब कि अपना खर्चा चले बस। लेकिन आप ये चीज समझते हैं कि ये चीज जो है ना, पहले क्या था हड़प्पन कल्चर, पहले हड़प्पन कल्चर में अच्छे खासी सिटीज थी, टाउन्स थे, अर्बन प्लानिंग, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिटेरियोरेशन आया तब आप देखेंगे कि सिनेरियो में चेंज आने लगा था। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये पुरानी जगहों पर नई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है कि जो सबसिस्टेंस है इसको फॉलो नहीं किया जाता था, बल्कि पुराने समय में जो अर्लियर हड़प्पा है वहां पर एडवांस्ड इकोनॉमीज थी, लेकिन बाद में सबसिस्टेंस हो गई थी मैच्योर आने में। तो यहां पर दोनों जो स्टेटमेंट है आपकी वो गलत हो जाती है। तो यहां आपका आंसर हो जाता है सी फॉर कैट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। तेजस एक ऐसा कोर्स जो आपकी प्रीलिम की तैयारी कितनी है, कैसी है, और अगर कमजोर है तो उसको दुरुस्त करने के लिए ओनली आईएएस लेकर आया है। जो तारीख आपको याद रखनी है वो है 22 फरवरी। यहां से हम शुरू करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए जी तोड़ तैयारी, और इसमें हमें आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। इसके और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और आपको हमारा नंबर पता ही है 7007 931 912। बड़े अगले सवाल की तरफ। यहां पर बात करी जा रही है आपसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के संदर्भ में क्या चीजें हैं। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि रिटन रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन रिकॉर्ड्स की बात करी जा रही है। प्री हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लिखा नहीं गया है। जब से वो लिखी जाने लगी तब से वो हिस्ट्री है, उसके पहले की जो चीजें हैं वो प्री हिस्ट्री में कहलाएगी, तो उसमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। अब लेकिन रिटन रिकॉर्ड्स अपनी जगह है, क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिले? हमने आपसे कहा था कि केव पेंटिंग्स मिल रही है, क्या केव पेंटिंग्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है? है। तो फिर ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट के हिसाब से तो ये गलत हो जाती है। दूसरी देखें तो ये बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्मिटी से पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स मिली हैं, बल्कि ये बात गलत है। आपको मैंने बताया कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, आपको कुछ एजेस की जैसे पैलियोलिथिक की कुछ साइट्स मिलती हैं, फिर मीसोलिथिक की, इस तरीके से एक स्पोरैडिक नेचर है, एक डिसकंटिन्यूटी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये चीज भी हमने 6वीं क्लास में है बहुत आराम से चर्चा की है। यहां पर यह स्टेटमेंट गलत है। अगले पे चलें तो कहा जाता है कि जो पैलियोलिथिक के लोग हैं वो रॉक शेल्टर और केव में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, लेकिन सही मायने में रॉक शेल्टर के पास में रहते थे पैलियोलिथिक लोग। ये भी हमने पढ़ा जब हमने भीमबेटका की बात की थी और लखुदियार की बात की थी, जिसमें बताया जाता है कि 1000 केव हैं। इन दोनों जगहों पर हमने इस चीज को भी स्पष्ट रूप से देखा था। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डी फॉर डॉग, क्योंकि यहां पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ये फाइनली नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाता है डी फॉर डॉग। अगले सवाल की तरफ बढ़े। यहां पर नियोलिथिक पीरियड की चर्चा करी जा रही है। नियोलिथिक पीरियड की बात करूं मैं तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलने की वजह से थोड़ी थोड़ी हरी घास आने लगती है। थोड़ी हरी घास आएगी तो मवेशियों की जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगेगी, मवेशियों की जनसंख्या बढ़ेगी, लोग भी हैं जो वो मूव करने लगते हैं।
धीरे धीरे सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ रही है, लेकिन ये कब से आना चालू होती है? पैलियोलिथिक एज के बाद से। जैसे ही जो मीसोलिथिक एज का टाइम है 10,000 से लेके 12,000 साल तक का, इस समय पे ये चेंज आना चालू हो गया था, ना कि नियोलिथिक एज में। तो ये हमें याद रखना है कहां की बात करी जा रही है। तो ये जो चेंज है ना, एनिमल को आप इस पीरियड में डोमेस्टिकेट कर रहे हो, ये मीसोलिथिक में ही ये चीजें होने लगी थी। आप नोमैडिक लाइफ जीने लगे थे। साथ में बात करी जा रही है कि पहला जानवर जिसको डोमेस्टिकेट किया वो कुत्ता था। आप खुद समझिए कि जो डॉग होता है उसका नेचर थोड़ा सा वाइल्ड है, और आप जंगली डॉग की बात कर रहे हो। आपको अगर पालतू पालना है और पहली बार अगर पाल रहे हो तो आप कुत्ता पालोगे, शेर पालोगे, वो आपके काम का नहीं है। पहली चीज, अगर आपकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स की नीड है या फिर और भी तरीके से अगर आपको काम कराना है, अपना सामान खिंचवाना है, उस सारी चीजों के लिए भी ये कोई काम का नहीं है। आपने कभी देखा कुत्ता गाड़ी? आपने घोड़ा गाड़ी सुनी है, बैलगाड़ी सुनी है, कुत्ता गाड़ी तो नहीं सुनी। तो कुत्ते का तो काम ही नहीं है यहां पर काम है किस चीज का? कुछ ऐसे एनिमल्स का जो आसानी से टेम हो सके, जो शांत नेचर के हों, जो कि हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि बकरी की बात करी जाए, शीप की बात करी जाए, या फिर गाय या भैंस की बात करी जाए। तो अगर नॉर्मल कॉमन सेंस लगाए, नहीं पढ़ी आपने 6वीं एनसीईआरटी, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस से भी ये सवाल में आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर फिर पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और आपने देख लिया कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। आपका आंसर हो जाता है डी फॉर डॉग। यहां पर अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में चैल्कोलिथिक एज की बात करी जा रही है। चैल्कोलिथिक मतलब होता है कॉपर। अब सबसे पहली स्टेटमेंट कह रही है कि यह ऐसा समय था जब पहली बार कॉपर को यूज किया गया। ठीक है, सवाल से समझ में आ रहा है, बात से समझ में आ रहा है, यह चीज आपको पता है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो ब्लैक रेड पॉटरी है उसका उपयोग शुरू हो गया था इस समय पे, इसी समय पे ब्लैक और रेड पॉटरी के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये जो लोग हैं चैल्कोलिथिक वाले, ये कह रहे हैं कि हंटिंग कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी भी करेंगे, शिकार भी करेंगे, लेकिन मछली पकड़ के नहीं खाएंगे। तो ये नई बात आपको देखने मिली। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर ये फार्मिंग कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, तो ये मछली क्यों नहीं पकड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बड़ी कॉमन सेंस वाली है कि हर सिविलाइजेशन जो भी बनी है वो हमेशा जो नदी है उसके पास में बनी। नदी के पास में क्यों बनी? क्योंकि नदी में ट्रांसपोर्टेशन का फायदा है। नदी में आपको खाने के लिए चीजें मिल जाएंगी, खाना पकाने के लिए पानी मिल जाएगा, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी मिल जाएगी, साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी की चीजें भी आपको इसके आसपास मुहैया हो जाती हैं। घने जंगल में अगर आप रहेंगे तो दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं जंगली जानवर की। तो ये सारी चीजों को अगर आप कॉमन सेंस से कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आएगा अगर ये नदी के किनारे रह रहे हैं तो ये मछलियां क्यों नहीं पकड़ेंगे। और अगर आपने अपनी एनसीईआरटी किताब अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एज वेल एज फार्मिंग, ये सारी चीजें शुरू हो गई थी जब हम बात करेंगे आपसे चैल्कोलिथिक एज की। जो उनके टूल्स बनाए जाते थे, यूटेंसिल्स, इन सब में भी कॉपर का यूज होने लगा था। कॉपर और टिन, जो ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं जिसको, उसका चलन शुरू हुआ था। तो यहां पर तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, पहली और दूसरी जो है वो सही है, और हमसे सही पूछा है। हमारा जवाब हो जाता है डी फॉर डॉग। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में बात करा जा रहा है हिस्ट्री के बारे में, हमें कैसे पता चल रहा है, और इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है। और फिर से मैं जब सवाल पढ़ता हूं तो इनकरेक्ट और इनकरेक्ट हमेशा परंपरा को फॉलो करें, इसको गोला मार दें, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा पहले पता चल जाए। पूछ रहे हैं इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं ये लंबे समय को सरवाइव कर गई। ये कह रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस है वो नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट सरवाइव करी हैं। अब याद करिए 6वीं क्लास का जब लेक्चर लिया था मैंने आपसे पूछा था मैन्युस्क्रिप्ट का मायना, मेन्यू मतलब मैन के हाथ से, मतलब हाथ से लिखी कोई चीज है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे, ये याद रख लो। इंस्क्रिप्शन पत्थर पे बना दिए, किसी पत्थर पे बना दिया, आपने देखा होगा ताजमहल पे गए तो कहीं देखा होगा इस तरीके से बना देते हैं ना, वी, फिर ऐसे एक दिल बनाएंगे और दिल बना के ऐसा तीर बना के एक और नाम लिख देंगे वी एस या फलाना डिकाना, उस तरीके से इसको आप इंस्क्रिप्शन कह सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये भी इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है। तो ये इंस्क्रिप्शन ज्यादा लंबे समय तक चलता है, या फिर जो कागज की आपकी कॉपी नोटबुक होती है वो। तो कॉमन सेंस से ये जो स्टेटमेंट है गलत है। मैन्युस्क्रिप्ट लंबी नहीं चलेगी, इंस्क्रिप्शन लंबा चलेगा। अशोक के इंस्क्रिप्शन अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन अशोक ने अगर किसी को लव लेटर लिखा होगा तो वो नहीं मिलेगा अभी। आगे पढ़िए। दूसरे में आपको देखने को मिल रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन हैं इनको लिखा जाता था अलग अलग लैंग्वेजेस में। ये हमें एग्जाम्पल पता है, अशोक ने ही जब वेस्टर्न बॉर्डर में लिखा तो उसने खरोष्टी यूज की, दूसरी भाषाओं अर्मेनिया की जो भाषा है उसको यूज किया, अर्मेनिक यूज किया और खरोष्टी यूज की। इस तरफ आएंगे तो ब्राह्मी यूज कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो संस्कृत पस में लिखी। अगर संस्कृत पस में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है तो ये जो त्रिपिटक है, आपकी विनय पिटक है, अभिधान पिटक है, ये सारी चीजें, सुत पिटक, ये सब कैसे लिखी गई? ये तो पाली में लिखी थी।
फिर प्राकृत में जैनिज्म की बहुत सी किताबें लिखी हैं, तो वो सब कैसे लिखी गई थी अगर सिर्फ संस्कृत में लिखना था? तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे यही पूछा गया है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी इनकरेक्ट है? दोनों ही इनकरेक्ट है, और इस वजह से हमारा जो जवाब है वो हो जाता है सी फॉर कैट।